TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आइए बात करते हैं मिडिल ईस्ट में इस वक्त ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे वॉर की। वॉर स्ट्रैटेजी क्या है अमेरिका की? डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं इस वॉर को लेकर? वो लगातार जिस तरह की बात कह रहे हैं कि हम और ज्यादा हमले करेंगे, अभी हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी दुश्मन घुटने पर नहीं आया है। ईरान ये कह रहा है कि वो इस जंग से तब तक बाहर नहीं जाएगा जब तक उससे माफी ना मांग ली जाए। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ईरान की तरफ से भी रिएक्शंस हैं और इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। साथ ही जो गल्फ के देश हैं, जो इससे प्रभावित हैं, जिन पर इसका असर पड़ रहा है, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने है। लेकिन दरअसल हो क्या रहा है इस जंग के मैदान में? क्या स्ट्रैटेजी है अमेरिका की? क्या किसी तरह का दबाव भी है डोनाल्ड ट्रंप पर? क्या वो एग्जिट का प्लान ढूंढ रहे हैं या वो और ज्यादा दबाव बनाएंगे ईरान पर इस वक्त? इन तमाम सवालों का आइए जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग ने सिर्फ बैटलफील्ड ही नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स, ऑयल मार्केट्स और अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी गहराई से असर डाला है। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ मिलिट्री स्ट्राइक्स शुरू किए तो वॉशिंगटन में इसे एक डिसाइसिव ऑपरेशन के तौर पर पेश किया गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए एक बड़ा सवाल उभरने लगा। क्या अमेरिका इस जंग को जीतने की स्ट्रैटेजी बना रहा है या फिर धीरे धीरे इससे निकलने का रास्ता तलाश रहा है? वॉर फ्रंट पे जो हो रहा है उसके सेंटर में डोनाल्ड ट्रंप हैं। शुरुआत में उनकी टोन बहुत सख्त और अग्रेसिव थी। जंग के पहले दिन उन्होंने साफ शब्दों में रजीम चेंज की बात की, यानी ईरान की मौजूदा लीडरशिप को हटाने की, खत्म करने की बात कही। दूसरे ही दिन उन्होंने कहा कि उन्होंने टॉक्स ऑथराइज कर दिए हैं, जिससे ये लगा कि शायद डिप्लोमेसी के लिए दरवाजा खुला रखा जा रहा है। कुछ दिनों बाद उनका बयान और ज्यादा सख्त हो गया। उन्होंने ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर की मांग कर दी। ये लफ्ज आमतौर पर तभी इस्तेमाल किया जाता है जब कोई मुल्क पूरी तरह से दूसरे को झुकाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वॉर पॉलिटिक्स अक्सर सीधी लाइन में नहीं चलती। जैसे जैसे बैटलफील्ड की हकीकत सामने आने लगी, वॉशिंगटन का मैसेज बदलता हुआ दिखाई देने लगा। इसी बीच मार्को रूबियो और दूसरे अमेरिकी ऑफिशियल्स ने वॉर के मकसद को थोड़ा साफ भी किया और हासिल करने वाले मकसद को लिमिटेड तरीके से पेश करना शुरू भी किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका का मेन टारगेट है ईरान की मिसाइल लॉन्च कैपेबिलिटी को खत्म करना, उसके मिसाइल स्टॉकपाइल्स और लॉन्चर्स को खत्म करना और मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को तबाह करना। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन टारगेट्स को हासिल करने की तो बात हो रही है, लेकिन इसमें अब रजीम चेंज, अनकंडीशनल सरेंडर या ईरान के न्यूक्लियर स्टॉकपाइल का जिक्र कम दिखाई देने लगा है। इससे कई एनालिस्ट को लगा कि अमेरिका अपने गोल्स को नैरो कर रहा है। शायद वॉशिंगटन को यह एहसास हो गया है कि एक लिमिटेड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करना आसान होगा और उससे वॉर खत्म करने का रास्ता भी निकल सकता है। लेकिन यह सिर्फ मिलिट्री कैलकुलेशन नहीं है, इसके पीछे पॉलिटिकल प्रेशर भी उतना ही बड़ा फैक्टर है। अमेरिका में इस समय मिड टर्म इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और इतिहास ये बताता है कि ऐसे समय में फ्यूल प्राइसेस और कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे मुद्दे वोटर्स के फैसलों को प्रभावित करते हैं। जैसे ही मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, ऑयल प्राइसेस भी तेजी से ऊपर जाने लगे। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास खतरा बढ़ने से ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में घबराहट फैल गई। यह समुद्री रास्ता दुनिया के लगभग 20% ऑयल ट्रेड के लिए जिम्मेदार है। अगर यहां से टैंकर ट्रैफिक प्रभावित होता है तो उसका असर सीधे दुनिया पर और उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। अमेरिका में भी इसका असर तुरंत दिखाई देने लगा। गैसोलीन प्राइसेस बढ़ने लगे और एनालिस्ट ने चेतावनी दी कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो वोटर्स की नाराजगी बढ़ सकती है। इसी वजह से ट्रंप अपने बयान में बार बार ऑयल मार्केट्स का जिक्र करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल फ्लो को रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उसे 20 टाइम्स हार्डर जवाब देगा। यह बयान मिलिट्री डेटरेंस का संदेश देता है, यानी ये दिखाने की कोशिश कि अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन इसी के साथ ट्रंप का दूसरा मैसेज भी था। उन्होंने बार बार कहा कि ये वॉर एक शॉर्ट टर्म एक्सकर्जन है, यानी लंबी और अनिश्चित जंग नहीं है। ये दो तरह के सिग्नल्स देता है। एक तरफ वो ईरान को सख्त चेतावनी देते हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी जनता और मार्केट्स को यह भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है और वो बहुत जल्द इससे बाहर निकल आएंगे। यही वो वजह है जहां से एनालिस्ट को लगने लगा कि शायद व्हाइट हाउस किसी एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में सोच रहा है। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। एक कॉल ऐसे समय में हुई जब रशिया ने ईरान की नई लीडरशिप के लिए समर्थन का संकेत दिया था। सामान्य हालात में ये एक असामान्य कदम माना जाता, क्योंकि युद्ध के बीच में अपने प्रतिद्वंदी के करीबी सहयोगी से संपर्क करना अनयूजुअल माना जाता है।
लेकिन कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का मानना यह है कि यह कदम शायद एक डिप्लोमेटिक चैनल खोलने की कोशिश हो सकता है। मॉस्को लंबे समय से तेहरान के साथ क्लोज रिलेशंस रखता है, इसीलिए अगर वॉशिंगटन सीधे ईरान से बात नहीं करना चाहता तो रशिया के जरिए कोई इनडायरेक्ट नेगोशिएशन संभव हो सकता है। इसी बीच अमेरिकी मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी कि ट्रंप के कुछ एडवाइजर्स उन्हें एग्जिट प्लान तलाशने की सलाह दे रहे हैं। इस शब्द का मतलब होता है ऐसा रास्ता जिससे कोई देश बिना हार माने धीरे धीरे युद्ध से बाहर निकल सके। इसे एग्जिट रैंप कहते हैं। टेक्निकली ट्रंप के पास ऐसा करने के कई तरीके हैं। अगर वो ये घोषणा कर दें कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को बहुत नुकसान पहुंचाया जा चुका है और अमेरिकी ऑब्जेक्टिव्स लार्जली हासिल हो चुके हैं, तो वो युद्ध को मिशन अकम्प्लिश्ड कहकर धीरे धीरे खत्म करने का रास्ता बना सकते हैं। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि किसी मिलिट्री कैंपेन को लिमिटेड सक्सेस के साथ खत्म करके राजनीतिक जीत के रूप में पेश किया गया हो। लेकिन इस रणनीति की एक बड़ी सीमा भी है। युद्ध सिर्फ एक देश की इच्छा से खत्म नहीं होता। इस मामले में ईरान भी एक महत्वपूर्ण एक्टर है और इजराइल भी। तेहरान ने अब तक अपना रुख काफी स्पष्ट रखा है। नो सीज फायर, नो टॉक्स अंडर प्रेशर। ईरान का कहना है कि जब तक उस पर हमले जारी रहेंगे वो भी जवाब देता रहेगा। इसका मतलब है कि अगर ईरान रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स जारी रखता है तो अमेरिका के लिए अचानक युद्ध समाप्त करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि वॉशिंगटन में अब एक गंभीर बहस चल रही है। एक पक्ष का मानना है कि अमेरिका को मिलिट्री प्रेशर जारी रखना चाहिए ताकि ईरान को रणनीतिक रूप से कमजोर किया जा सके। दूसरे पक्ष का तर्क है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो उसका आर्थिक और राजनीतिक नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ेगा। इस पूरी स्थिति को और जटिल बनाता है ग्लोबल इकोनॉमी का फैक्टर। अगर मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है और ऑयल सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहती है तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका जैसे बड़े देश के लिए भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि घरेलू आर्थिक हालात अक्सर विदेश नीति के फैसलों को प्रभावित करते हैं। इस तरह ये युद्ध सिर्फ मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स की लड़ाई नहीं रह गया है। ये स्ट्रैटेजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और डिप्लोमेसी का एक जटिल मिश्रण बन चुका है। ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो एक ऐसा रास्ता निकालें जहां अमेरिका अपनी ताकत और प्रतिष्ठा बनाए रखे, लेकिन साथ ही एक ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाए जहां से युद्ध को धीरे धीरे खत्म किया जा सके। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि वॉशिंगटन किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या अमेरिका मिलिट्री एस्केलेशन का रास्ता चुनता है या फिर डिप्लोमेसी के जरिए कोई ऑफ रैंप खोजने की कोशिश करता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि यह जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट की सीमाओं तक सीमित नहीं है। इसका असर वॉशिंगटन की पॉलिटिक्स, ग्लोबल ऑयल मार्केट्स और पूरी दुनिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तक महसूस किया जा रहा है। और इसी वजह से आज दुनिया की निगाहें सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के फैसलों पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि वहीं से तय होगा कि यह युद्ध कितनी दूर तक जाएगा और क्या अमेरिका सचमुच इससे निकलने का रास्ता तलाश रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।